नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत होने जा रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि 13 अप्रैल तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो निश्चित रूप से अब उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा। अब लाख टके का सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आज की इस कार्यक्रम में मैं इसी पहलू पर कुछ बातचीत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर आप मीडिया को देखें, यानी कि गोदी मीडिया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो वहाँ पर कुछ नामों की चर्चा है और उसमें सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी वर्तमान समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गृह मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और पिछले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसा लगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने तो कई चुनावी सभाओं में यह कहा भी कि नरेंद्र मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा व्यक्ति बनाने वाले हैं और इस लिहाज से ऐसा लगता है कि अगर किसी की सबसे मजबूत दावेदारी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में है, तो वह सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी कोरी जाति से आते हैं और बिहार में आमतौर पर यह माना जाता है कि कुर्मी और कोयरी संयुक्त रूप से अपनी राजनीतिक गोलबंदी करते हैं। हालांकि कभी-कभी इसमें चुनौती भी मिलती हुई नजर आती है। कई सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में या 20 वर्षों से ज्यादा अंतराल में नीतीश कुमार की इस सामाजिक गठजोड़ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार यह कोशिश की कि वे अलग कोयरी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करें। इसी तरह से सम्राट चौधरी की भी यह कोशिश रही कि वे खुद को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में तो स्थापित करें ही, लेकिन एक मजबूत कोयरी नेता के रूप में भी स्थापित करें। अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो 1990 के बाद से लेकर अभी तक, यानी कि तकरीबन 36 सालों से बिहार की राजनीति में ओबीसी के मुख्यमंत्री ही होते आए हैं। पहले लालू प्रसाद यादव हुए, फिर राबड़ी देवी, उसके बाद नीतीश कुमार, कुछ समय के लिए एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी आए और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस लिहाज से यादव, कुर्मी और कोयरी, इन जातियों को हम कह सकते हैं कि ओबीसी में प्रमुखता मिलती रही है। हालांकि कोयरी जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद को कुर्मी और कोयरी नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुर्मी और कोयरी जातियों के बीच वैवाहिक ताल्लुकात होते हैं, लेकिन आमतौर पर इन समाजों को एक साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति रही है। तो इस लिहाज से जो ओबीसी राजनीति है उसमें सम्राट चौधरी ने खुद को एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि नीतीश कुमार ने जो सामाजिक आधार बनाकर रखा है, जिसमें उनकी अपनी छवि, जिसके कारण से तमाम समाजों की या तमाम जातियों के लोग उनसे जुड़े हैं, महिलाएं उनसे जुड़ी हैं और एक मजबूत, छोटा किंतु मजबूत सामाजिक आधार कुर्मी कोयरी के रूप में उनसे जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सामाजिक गठजोड़ को आगे बढ़ाना चाहती है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी एक स्वाभाविक विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि अगर कुर्मी या कोयरी से इतर कोई अन्य जाति का मुख्यमंत्री बनता है, तो इस बात की संभावना बन सकती है कि कुर्मी और कोयरी जाति के मतदाताओं में इसका अच्छा संदेश ना जाए। इसलिए एक सेफ गेम खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश कर सकती है कि वह सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ और चीजें भी सज सकती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में सम्राट चौधरी ने अपने आप को योगी मॉडल के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर मुख्यमंत्री आकर्षित होता हुआ दिखता है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी खुद को उसी मॉडल में ढाला, यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दो, विरोधियों पर तीखा हमला करो और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करो। और इस तरह की राजनीति करते हुए सम्राट चौधरी भी नजर आए हैं। तो यह बात भी उनके पक्ष में जा सकती है। लेकिन सम्राट चौधरी कई तरह से नकारात्मक चीजों से भी लैस हैं। मिसाल के तौर पर उनकी छवि इस मामले में बहुत अच्छी नहीं है कि वे पढ़े लिखे नेता नहीं हैं। उनकी छवि इस मामले को लेकर भी दागदार है कि वे कई तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। और विशेष रूप से जो उनके साथ जो सबसे नकारात्मक बात जुड़ी हुई है कि वे और उनके पिता शकुनी चौधरी दोनों ही तमाम राजनीतिक दलों में रहे हैं। शकुनी चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू की, वे समता पार्टी में रहे, वे राष्ट्रीय जनता दल में रहे और फिर वे राजनीति में खो गए या उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और उसके बाद जो उनके सुपुत्र हैं सम्राट चौधरी,
वो तो कई तरीके से नाम बदलते हुए राजनीति में सक्रिय रहे, राष्ट्रीय जनता दल में रहे और जनता दल यूनाइटेड में भी रहे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, एक संभावना उनके भीतर देखी। लेकिन आप एक प्रवृत्ति देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि हालांकि हेमंत विश्व शर्मा जो कि कांग्रेस से आए थे उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और विशेष रूप से संघ से आए लोग उन नेताओं से थोड़ा परहेज करते हैं जो कि अन्य दलों से घूम कर आ रहे हों। खासतौर पे जगदीप धनखड़ का जो अनुभव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर या आरएसएस के भीतर उनके कार्यकर्ताओं के भीतर गहरी नाराजगी रही कि जो भी नेता दूसरे दलों से आते हैं उन्हें हम बड़ा पद देते हैं तो वो इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मजबूत पदों पर ऐसे लोगों को ही बिठाया जाए जो आरएसएस की शाखा में दीक्षित हो, जो आरएसएस की मूल्यों को अच्छे तरीके से समझते हो, वैचारिक रूप से जिनमें विचलन की संभावना ना हो। सम्राट चौधरी ने स्थापित करने की कोशिश की है कि उनमें विचलन की संभावना नहीं है, बल्कि वो ज्यादा जोर शोर से हिंदुत्ववादी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो एक संदेह के घेरे में इस कारण से जरूर है कि उनके पिता की राजनीति तमाम गैर भाजपाई दलों से जुड़ी रही है और खुद वे भी कई गैर भाजपाई दलों की यात्रा करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो क्या ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकते हैं? इस बात की संभावना हो सकती है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक और प्रवृत्ति हाल के वर्षों में आई है। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाता है और किसी ऐसे नाम को गिरा देता है जिस नाम की लोग दूर दूर तक चर्चा नहीं कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना है, जैसे कि राजस्थान में हुआ या फिर मध्य प्रदेश में हुआ, वह व्यक्ति तो मुख्यमंत्री के रेस में कहीं था ही नहीं। तो इसी तरह के कुछ नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि कुछ दिनों तक किसी अभय गिरी का नाम चला। मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार की राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, पर मुझे भी ये पूछना पड़ा कि कौन है ये अभय गिरी। उसी तरीके से रामा निषाद का नाम चला, वो एक नेता के रूप में जानी जाती हैं बिहार में स्थानीय स्तर पर कोई हाई प्रोफाइल नेता रामा निषाद को नहीं माना जाता है। आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग नीतीश मिश्रा का भी नाम चला रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और उसी तरीके से राकेश सिन्हा का नाम भी चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि संजीव चौरसिया जो कि ईबीसी के नेता हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह संभावना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ईबीसी के किसी नेता को आगे बढ़ाए, जिसमें संजीव चौरसिया हो सकती हैं या रामा निषाद हो सकती हैं। आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई संस्था या उसके मार्गदर्शक संस्था के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर इस बात की कुलबुलाहट दिखती है कि जो बनी बनाई राजनीति, जाति की राजनीति चल रही है, उसको तोड़ा जाए और उसको तोड़ने के लिए यह बात जरूरी है कि जो प्रभुत्वशाली जातियां राजनीति में हावी हैं, उनसे इतर किसी जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप राजस्थान में इस प्रयोग को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में इस प्रयोग को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को देख सकते हैं और हो सकता है कि बिहार में भी वे ऐसा प्रयोग करें। लेकिन ऐसा करते हुए क्या वे यादव और कुर्मी कोयरी से इतर किसी जाति का नेता ढूंढेंगे? यादव नेता के रूप में नित्यानंद राय की भी काफी चर्चा होती रही है और लोग यह मानते हैं कि वो अमित शाह के काफी निकट हैं और वे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कुर्मी, कोरी और यादव में से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर ईबीसी जातियों में से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो बहुत हाई प्रोफाइल ना हो, जो अपने पूरे राजनीतिक अस्तित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर निर्भर हो? यह मुमकिन है कि ऐसा हो और यह भी हो सकता है कि अगर आरएसएस के नेतृत्व की ज्यादा चली तो वह एक ठसक के साथ, एक धमक के साथ किसी अगड़ी जाति के नेता को जैसे विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनवा दे और यह देखे, यह तौले कि किस तरह का प्रदर्शन यह नेता कर रहा है और उस रूप में जैसा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए, कोई ऐसा अनजाना चेहरा या थोड़ा जाना पहचाना चेहरा भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं इस बात को कह रहा हूं पर इसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि फिर यह प्रयोग में कुछ ज्यादा प्रयोग करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप इसमें बहुत अचरज मत कीजिएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के विकल्पों पर विचार करती है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बने बनाए ढांचों से अलग राजनीति की दिशा को ले जाने की कोशिश करती है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति की छाप जरूर हो, जातियों का संतुलन हो, लेकिन एकदम से जो जातिगत पहचान के आधार पर अगर कोई नेता दावेदारी कर रहा है तो उसे कुछ समय के लिए पीछे किया जाए।
इसका मतलब मैं यह कतई नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी राजनीति को ही या धर्म की राजनीति को ही हमेशा महत्व देती है। हाँ, यह ज़रूर है कि नाम के लिए धर्म की बात कही जाती है। योगी आदित्यनाथ बार-बार हिंदुत्ववादी पहचान की बात करते हैं, लेकिन अंत में वो ठाकुरवाद करते हुए नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आज के दिन में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन जो आगे दिखता है वह सच में मुख्यमंत्री होगा, इस बात की संभावना भारतीय जनता पार्टी के हाल की राजनीति में कम दिखी है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखी है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में वही नेता मुख्यमंत्री बने फडणवीस जिनकी चर्चा थी। काफ़ी हद तक असम में भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगता था कि अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बने। तो मैं इस बात को बिल्कुल ही खारिज नहीं कर रहा हूँ कि तमाम अटकलबाजियों के बावजूद 13 अप्रैल या 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के दिन में हमें यह पता चले कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन अगर कोई चौंकने वाला नाम आता है तो मैंने कुछ नामों की फ़हरिस्त आपके सामने रखी है, जिनकी चर्चा मीडिया में है, सोशल मीडिया में है और यह भी हो सकता है कि इन नामों से इतर कोई नाम हमारे सामने आ जाए। लेकिन जो भी नाम आएगा, अगर वह सम्राट चौधरी का नाम हुआ या किसी अन्य नेता का नाम हुआ, तो भी भारतीय जनता पार्टी को अत्यंत गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नेता नीतीश कुमार के कद का नहीं होगा। इसके साथ ही कोई भी नेता इतनी मजबूत या राज्य स्तर पर प्रभाव रखने वाला नहीं है बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे नीतीश कुमार थे या हम यह भी कह सकते हैं जैसे तेजस्वी यादव हैं। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को एक नेता को स्थापित ही करना है बिहार में। यह ज़रूर है कि कुछ हद तक सम्राट चौधरी को लोग जानने लगे हैं। तो आने वाले समय में यह बात और ज़्यादा स्पष्ट होगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। मेरी ये कोशिश रही कि मैं आपके सामने कुछ नामों का ज़िक्र ज़रूर कर दूँ, जो नाम चल रहे हैं। लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, खास तौर पर जब राजनीति वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथ में हो, तो वो अनिश्चितताएँ और असंभव सी दिखने वाली बातें ज़्यादा संभव होती हुई नज़र आने लगती हैं। नमस्कार।